दूसरों को प्रभावित करना। दूसरों को प्रभावित करने का कार्य केवल ज़बानी जमा खर्च से नहीं हो जाता। उसके लिए कुछ ठोस तत्व पैदा करना पड़ता है जिसके आधार पर दूसरों को प्रभावित किया जा सके। इसे मानसिक आकर्षण कह सकते हैं। अपने अंदर मानसिक आकर्षण उत्पन्न करने के लिए पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों ने 7 बातें निर्धारित की है जिनके द्वारा अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा की जा सकती है जिसके बल पर अन्य व्यक्तियों को प्रभावित किया जा सके। पहला, प्रिवेसी, निजपन। दूसरा, सीक्रेसी, गुप्त मार्मिकपन। तीसरा, मिस्ट्री, भेदीपन। चौथा, मॉडरेशन, मध्यमपन। पांचवा, कंसंट्रेशन, एकाग्रपन। छठा, सजेस्टिवनेस, सूचनापूर्वक। सातवां, फिक्स्ड गेज, एकाग्र दृष्टि। नीचे इनका स्पष्टीकरण किया जाता है। निजपन, अपने लिए सदैव ऊंचे विचार रखो। अपने से अधिक बल, पद, धन या ज्ञान के किसी व्यक्ति को देखो तो अपने अंदर हीनता के विचार मत लाओ। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उनका उचित आदर मत करो या अपने व्यवहार उद्धत बना लो। नम्रता और भलमनसाहत का व्यवहार मनुष्य के आवश्यक गुण है, परंतु अपनी योग्यता को तुच्छ और हीन समझकर अपने को नाचीज मान लेना बहुत बुरा है। अपने को ईश्वर का राजकुमार और सर्वगुण संपन्न अमर आत्मा समझो। किसी के सामने न तो झेपो और न गिड़गिड़ाओ। स्वयं अपना सम्मान करो। गुप्त मार्मिकपन, अपने इरादों को छिपाकर रखो। तुम अंत में क्या करना चाहते हो यह प्रकट मत होने दो। जो आदमी हर किसी के सामने निष्प्रयोजन अपने मन के सारे भेद बताते फिरते हैं, उनकी बात का महत्व कम हो जाता है और छिछोरों में गणना होने लगती है। किसी को प्रभावित तो तुम्हें दूसरों के विचार परिवर्तन के लिए ही करना है। ऐसी दशा में अपना अंतिम इरादा उस पर कदापि प्रकट मत होने दो। इनसे उनकी दूषित वृत्तियां सजग हो जाएगी और अपने बचाव का प्रयत्न करेगी। दूसरों की बातों को पूरी तरह सुनो, किंतु अपनी बातें उतनी ही कहो जितनी कहना जरूरी है। जो लोग कम बोलते हैं, सार गर्भित बोलते हैं, आवश्यकीय वार्तालाप करते हैं, उनकी गंभीरता बनी रहती है और उसका दूसरे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। भेदीपन, दूसरों के बारे में अधिक से अधिक जानो। जिस आदमी से व्यवहार करना है उसकी वर्तमान दशा, पूर्व जीवन, गुप्त बातें, मानसिक दशा, इच्छाएं, स्थिति आदि के संबंध में जितनी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सको करो। जब तक किसी आदमी की स्थिति के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त न हो तो तब तक उसे पूरी तरह प्रभावित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। किंतु साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने भेद, खास तौर से अपनी कमजोरियों के भेद, ऐसी बुरी तरह किसी पर प्रकट न होने पावे जिससे तुम घृणा के पात्र बन जाओ। मध्यमपन, अपने को बीच की स्थिति में रखो। न तो सिद्ध पुरुष बनो और न नीच होने की घोषणा करो। अपनी बल बुद्धि विद्या की न तो शेखी मारो और न तुच्छता प्रकट करो। साधारणतः न तो इतना प्रेम प्रकट करो कि उसके गले से ही लिपट जाओ और न द्वेष, कटुता या रुखाई का ही व्यवहार करो। वस्त्र के बारे में भी यही नीति रहनी चाहिए। इतने बढ़िया और अटपटे वस्त्र नहीं होने चाहिए कि नाटक के पात्रों की सी शक्ल बन जाए और न फटी टूटी मैली एवं गंदी पोशाक हो। सादा और साफ कपड़े पहनो।
मध्यम श्रेणी के भले आदमियों की तरह अपनी रहन सहन चाल ढाल बनाओ। एकाग्रपन, जिस बात को सोचो, जिस चीज को हाथ में लो, जिस काम को आरंभ करो, उस पर मन को पूरी तरह एकाग्र कर लो। उसके विषय में अच्छी तरह सोच विचार करो। सफलता प्राप्त करने के लिए जो जो उपाय समझ में आते हैं, उन सबको कसौटी पर कसो और यदि कोई उपयुक्त प्रतीत हो तो काम में लाओ। जो काम हाथ में लिया है उसे पूरा होने तक अनिच्छा या उदासी मत लाओ। काम करते समय ऐसा न हो कि शरीर उसमें लग रहा हो और मन दूसरी जगह कुलांचे खा रहा हो। एकाग्रता के साथ काम करने पर कठिन काम सफल हो जाते हैं। सूचना पूर्वक, साधारण बातचीत और सूचना पूर्वक बातचीत करने में यह अंतर है कि मामूली बोलचाल मनोरंजन के लिए होती है या जब जैसी इच्छा उठी वैसी ही बात करने लगते हैं, किंतु सूचना पूर्वक बातचीत किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को सम्मिलित करके कही जाती है। मामूली तरह कोई बात कह देने और जोर देकर अपनी बात पर पूरे विश्वास की भावना के साथ मध्यम और गंभीर वाणी में कहने के परिणाम में अद्भुत अंतर होता है। हल्के तरीके से कुछ कह सुन देने की अपेक्षा अपनी सारी इच्छा को शामिल करते हुए भले मानसों की तरह जो बात कही जाती है वह सुनने वाले के हृदय में बहुत गहरी घुस जाती है और देर तक ठहरने वाला एक गहरा असर करती है। एकाग्र दृष्टि, मनुष्य के शरीर में नेत्र ही ऐसे अद्भुत दर्पण है जिसमें होकर उसका सारा अंतःस्थल झलकता है। चोर, लंपट, क्रूर, मूर्ख या साधु, सदाचारी, उदार, विद्वान को उसकी आंखें देखकर पहचाना जा सकता है। इधर उधर आंखें नचाने, जल्दी जल्दी पलक पीटने या छिचोरेपन की सी आंखें बनाए रहने पर हर कोई ताड़ सकता है कि आदमी तुच्छ है। इसलिए अपनी मुख मुद्रा गंभीर रखो। आम लोगों के सामने ठठाकर मत हंसो। जहां प्रसन्नता की जरूरत हो थोड़ा सा मुस्कुरा देना काफी है। आंखों में आत्मविश्वास, गंभीरता और उच्च व्यक्तित्व की झलक होनी चाहिए। जिस आदमी से बात कर रहे हो, आरंभ में उसकी निगाह से निगाह मिलाओ। कुछ ही देर में वह अपनी आंखें झुका लेगा, परंतु यह दृष्टिपात ऐसा न होना चाहिए जो असभ्यता सूचक प्रतीत हो। अपनी दृष्टि उसकी नाक के अग्रभाग पर जमाए रहो और कभी कभी चेहरे के इधर उधर देखो। इस प्रकार कुछ देर चेहरे पर दृष्टि जमाए रहने से उसे आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। योग शास्त्र में एकाग्रता को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, क्योंकि मनुष्य की शक्तियां अलग अलग कार्यों में लगी रहने के कारण कोई विशेष असर नहीं होता, किंतु उन्हें यदि एक ही बात पर केंद्रभूत कर दिया जाए तो अलग अलग दिशाओं में काम करने वाली शक्तियां एकत्रित होकर एक विचित्र बल धारण कर लेती है। दूसरों को प्रभावित करने के इच्छुकों को तो खास तौर से अपनी एकाग्रता बढ़ानी चाहिए। शारीरिक शक्ति को एकाग्र करने के लिए 3 साधन आवश्यक है। पहला, शरीर की हलचलों को एकाग्र करना। दूसरा, विचारों पर काबू करना। तीसरा, किसी वस्तु पर ध्यान एकत्रित करना। शरीर की एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए किसी ऐसे एकांत स्थान में नित्य जाना चाहिए जहां बहुत से दृश्यों और शोरगुलों की बाधा न हो। इस साफ सुथरे स्थान में शरीर को ढीला छोड़ने के लिए किसी आसन या आराम कुर्सी पर बैठो। शरीर को रुई के गद्दे की तरह
बिल्कुल ढीला छोड़ दो। बैठने, लेटने और पड़े रहने में जैसे तुम्हें सुविधा दिखाई दे, उसी तरह आराम के साथ स्थित हो जाओ। दाहिने हाथ का अंगूठा कुछ आगे की ओर बढ़ाकर रखो और उसके नाखून पर ध्यान जमाओ। भावना करो कि मेरे शरीर में यह अंगूठा ही एक अंग है और बाकी अंगों से कोई संबंध नहीं। शेष अंगों को ध्यान में, मन में मत आने दो और केवल अंगूठे के नाखून को देखो और उसे स्थान पर चित्त स्थित करो। ऐसा करने से शरीर के विभिन्न स्थानों पर काम करने वाली शक्तियां कुछ ही देर में एकत्रित हो जाएगी और अंगूठे में गर्मी, सनसनाहट, खुजली, फड़कन या जलन सी मालूम होने लगेगी। बस पहले दिन का अभ्यास यहीं बंद कर दो, क्योंकि शक्तियों को यकायक एक स्थान पर अधिक देर तक एकत्रित करने से उस स्थान को तथा शरीर के अन्य अवयवों को झटका लगने के कारण कुछ विकार पैदा होने की संभावना रहती है। पहले दिन जितनी देर में गर्मी मालूम हुई थी, उससे एक एक मिनट आगे बढ़ते चलो। कई बार अधूरे मन या अवस्थित चित्त से अभ्यास करने पर अंगूठे में शक्ति प्रवाह देर से आता है। ऐसी दशा में प्रारंभिक अभ्यास का समय वह मानना चाहिए जिसमें सनसनाहट पैदा हो। उससे आगे के समय में आधी आधी मिनट प्रतिदिन वृद्धि करनी चाहिए। कई बार जब चित्त बहुत डामाडोल हो तो आरंभिक गर्मी लाने में भी बहुत समय लग जाता है और मन उचटने लगता है। यदि 15 मिनट में भी शक्ति प्रवाह संचालित न हो तो उस समय को अभ्यास स्थगित करके फिर किसी समय करना चाहिए। आरंभिक शक्ति प्रवाह जारी होने के 4-5 मिनट बाद अंगूठे के रंग बदलते हुए मालूम देते हैं। कभी वह पीले, कभी नीले, कभी गुलाबी और कभी कई रंगों से मिश्रित मालूम पड़ने लगते हैं। यह अवस्था बताती है कि अभ्यास बढ़ रहा है। प्रवाह जारी होने के बाद अधिक से अधिक 20-25 मिनट तक धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाया जा सकता है। प्रतिदिन 1 मिनट से अधिक समय न बढ़ाया जाए। इस प्रकार जब अभ्यास सफलता के निकट पहुंच जाता है तो नाखून गहरे लाल या नारंगी रंग का आग के जलते हुए गोले की तरह दिखाई देने लगता है। बस इससे आगे मत बढ़ो। अभ्यास पर से उठकर अंगूठे को खुली हवा में थोड़ी देर तक पड़ा रहने दो। इसके उपरांत कच्चे दूध में उसे 2-3 मिनट पड़ा रहने दो। दूध न मिल सके तो पानी से काम निकाला जा सकता है। इस दूध या पानी को कहीं जमीन में गाड़ देना चाहिए जिससे कोई उसे छुए ना। यह एक प्रकार का विष होगा जिसके स्पर्श से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अंगूठे को शीतल करना भूलना न चाहिए, अन्यथा वह विष रुककर कोई उत्पात खड़ा कर सकता है। यह अभ्यास करने के लिए प्रातः काल का समय उत्तम है। दैनिक व्यवसाय में भी शरीर की एकाग्रता बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। अखंड ज्योति, मार्च सन 1944, पृष्ठ संख्या 7, 8, 9। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।